प्यारे विद्यार्थी मित्रों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम व्याकरण पढ़ रहे थे। व्याकरण के अंतर्गत शब्द शुद्धि का अध्ययन कर रहे थे और इस कक्षा में भी हम शब्द शुद्धि का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में तो ये भाग पूरा नहीं हो पाया था और इस कक्षा में से हम आगे बढ़ाएंगे। शब्द शुद्धि क्या होती है, शब्द शुद्धि कैसे की जाती है, तो सबका विचार हम कर चुके हैं। स्वरों का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, अर्थात शब्द में जो गलत मात्राएं लगाई जाती हैं तो इस कारण से जो अशुद्धि पैदा हो जाती है, इस संबंध में हम पढ़ चुके थे। और आज की कक्षा में व्यंजनों के आगमन से संबंधित दोषों का अध्ययन करेंगे, गलतियों का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में स्वरों के आने से, अर्थात जहां स्वर नहीं लगना चाहिए, ह्रस्व स्वर जहां लगना चाहिए वहां दीर्घ स्वर लगा दे, अथवा जहां दीर्घ स्वर की आवश्यकता है वहां ह्रस्व स्वर लगा दे, तब तो गलती होती है। इस गलती से हमें बचना चाहिए। तो शब्दों के शुद्ध स्वरूप को अगर हम ठीक तरह से समझ ले, जान ले, तब तो गलतियां नहीं होंगी। व्यंजन का आगमन, अर्थात व्यंजन ध्वनियों को हम यूं ही शब्द में घुसेड़ दे तो गलती हो जाती है। कुछ शब्द हम देखेंगे यहाँ। अंतर्ध्यान, तो पहले स्तंभ में जो शब्द दिया गया है अंतर्ध्यान, वो गलत है और शुद्ध शब्द है, सही शब्द है अंतर्धान। यहाँ जो लिखा गया है इसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो मैं शेयर कर रहा हूँ उसे जरूर देखना। पहले कॉलम में जो दिया गया है तो वहां अंतर्ध्यान हो गया है, धा महाप्राण, उसके बाद रेफ र का और फिर या न, अंतर्ध्यान हो गया है, तो वो ध्यान नहीं है, वहां यह व्यंजन जो ही घुस गया है। सही शब्द है अंतर्धान। उसके बाद दूसरा शब्द हम देखेंगे चिकित्सा। ये व्यंजन का आगम नहीं है, या तो स्वर का आगम है। चिकित्सा, वहां ई दीर्घ हो गया है, लेकिन वो दीर्घ नहीं है, वह तो ह्रस्व है। चिकित्सा सही शब्द दूसरे कॉलम में है, ये आप देख सकते हैं। चिकित्सा, चिकित्सा सही शब्द है। और उसके बाद मानवीयकरण, यहाँ भी तो हम देख सकते हैं कि यह जो ध्वनि है तो वो यहाँ घुस गई और सही शब्द है मानवीकरण। मानवीकरण सही शब्द है, मानवीयकरण गलत है। तो जिस तरह स्वर अथवा मात्राएं लगाने में गलती करे तो शब्द बदल जाता है, शब्द का वो गलत रूप बनता है, तो उसी प्रकार यहाँ गलत व्यंजन का उपयोग करे तब भी तो यहाँ अशुद्धि होती है। मानवीकरण सही शब्द। सदृश, सदृश्य हो गया, यहाँ पहले काल में जो दिया गया है शब्द सदृश्य, ये सदृश्य नहीं है, वह सदृश होना चाहिए, सदृश्य नहीं सदृश। यहाँ सदृश शब्द जो है, सदृश का अर्थ है समान, उसके सदृश, उसके समान। सदृश विशेषण शब्द है और इसका भाववाचक संज्ञा रूप बनता है सादृश्य। सौजन्यता, यहाँ भी तो ता जो व्यंजन यहाँ बेकार में इसके साथ जोड़ा गया है, ये गलत है, होना चाहिए सौजन्य। सौजन्य सही शब्द है। सौजन्य भाववाचक संज्ञा है, सौजन्यता उसमें ता प्रत्यय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। और फिर कृत्य, कृत्य ये भी गलत है, होना चाहिए कृत कृत्य, अपने किए पर धन्यता का भाव, कृत कृत्य। और फिर षष्टम, षष्टम ये गलत है, होना चाहिए षष्ठ। यहाँ म की दो ध्वनि है, ये यूं ही लगी है, नहीं लगनी चाहिए। यहाँ सही शब्द है षष्ठ, षष्ठ सही शब्द है। फिर समुद्र, समुद्र गलत है, होना चाहिए समुद्र। तो संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, सही रूप है समुद्र, तो इसका तद्भव रूप हिंदी में बनता है समुंदर। समुंदर सही है क्योंकि इसका तद्भव रूप है, लेकिन समुद्र हमें नहीं लिखना चाहिए, या तो तत्सम का वही प्रयोग करना चाहिए, समुद्र अथवा समुंदर, समुद्र नहीं होता, समुद्र अथवा समुंदर। तो इस तरह व्यंजन के आगम से, अर्थात व्यंजन के आने से गलती होती है। व्यंजन का हम दुरुपयोग करते हैं, जहां नहीं लगना चाहिए वहां व्यंजन को लगा दे, तब तो गलती होती है। और इसलिए ऐसे प्रयोगों से भी हमें बचना चाहिए। जिस तरह स्वर मात्राएं लगाते वक्त हम गलती करते हैं, उसी तरह व्यंजन लगाते वक्त भी तो गलती होती है। शब्दों की तरफ हमारा ध्यान रहे। फिर अशुद्धि के कारणों में
तीसरा कारण है लोप। इसे लोप कहते हैं। लोप का मतलब है गायब हो जाना। जहां जो होना चाहिए स्वर अथवा व्यंजन, अगर वो शब्द में ना रहे तो वो लोप है। लोप का मतलब है कमी है, अभाव है। जहां होना चाहिए अगर वो नहीं है तो वो गलती है। शब्दों के प्रयोग में जब किसी आवश्यक वर्ण, स्वर या व्यंजन का प्रयोग होने से रह जाए तो वो लोप कहलाता है। इस आधार पर भी शब्दों के सही प्रयोग करने हेतु आवश्यक स्वर या व्यंजन जोड़कर त्रुटि रहित प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शब्दों के प्रयोग में जब किसी आवश्यक वर्ण अर्थात उसका प्रयोग करना अनिवार्य है, स्वर हो अथवा व्यंजन हो, तो उसके प्रयोग से हम अगर बच जाए, उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तब तो उसे लोप कहते हैं। इस आधार पर भी शब्दों के सही प्रयोग करने हेतु आवश्यक स्वर अथवा व्यंजन जोड़कर त्रुटि रहित प्रयोग, बिना गलती के प्रयोग हम कर सकते हैं। स्वर का लोप कैसे होता है इस संबंध में हम देखेंगे। यहाँ स्वर का लोप अर्थात स्वर का गायब हो जाना। पिछले उदाहरणों में हमने देखा था कि स्वर को घुसेड़ देना अथवा व्यंजन को घुसेड़ देना शब्द में, तब गलती हुई। और यहाँ पर स्वर अथवा व्यंजन के अभाव से उसे निकाल देने से भी तो गलती होती है। एक शब्द हम देखेंगे अगामी। अगामी हो गया है, अह्रस्व स्वर है, तो ये गलत होना चाहिए आगामी। आगामी सही शब्द है। आ दीर्घ स्वर है, ये दीर्घ स्वर है। आ गा दीर्घ स्वर है, मी में ई दीर्घ ई है। तो इस शब्द में व्यंजनों के साथ जितने सारे स्वर हैं वो सभी दीर्घ स्वर हैं। आगामी। आगामी का मतलब है आने वाला। फिर एक और शब्द देखेंगे उज्जयनी। ये उज्जयनी नहीं, तो लिखते वक्त हम गड़बड़ी करते हैं। स्वर को अगर मिटा देते हैं, स्वर का प्रयोग नहीं करते, तो गलती हो जाती है। उज्जयनी नहीं, उज्जयिनी। मध्य प्रदेश में उज्जयिनी एक प्रदेश का नाम है, बहुत ही प्राचीन नगरी है जहाँ कालिदास राजा भोज रहा करते थे। उज्जयिनी उ ह्रस्व और उसके बाद वित्व व्यंजन ज और फिर या में ई ह्रस्व स्वर, फिर ना में ई दीर्घ स्वर, उज्जयिनी। तो इस तरह से हमें लिखना चाहिए। फिर जमाता। एक शब्द हम देखेंगे, एक जमाता गलत है। जमाता नहीं है, वो शब्द जामाता है। संस्कृत का तत्सम शब्द है जामाता। जामाता का मतलब है दामाद। सही शब्द है जामाता। और उसके बाद मोक्षदायिनी। यहाँ मोक्षदायिनी में गलती है, तो यहाँ ई स्वर छूट गया है, होना चाहिए मोक्षदायिनी। मोक्षदायिनी सही शब्द है। स्वस्थ्य। अगला शब्द हम देखेंगे, स्वस्थ्य नहीं, होना चाहिए स्वास्थ्य। स्वा दीर्घ स्वर है, स्थ था महाप्राण और उसके बाद य, स्वास्थ्य। स्वस्थ विशेषण है, स्वास्थ्य इसका भाववाचक संज्ञा रूप है। स्वस्थ में वहां य नहीं है, स्वस्थ था महाप्राण स्वस्थ, लेकिन इसका भाववाचक संज्ञा रूप बनता है स्वास्थ्य। फिर आजीविका। यहाँ गलत शब्द दिया गया है, ये आजीविका नहीं आजीविका। आजीविका, आजीविका का मतलब है जीवन जीने का कोई उपाय, तरीका, उद्योग, नौकरी, इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है आजीविका। आजीविका के लिए तो वो नाव चला रहा था अथवा फोटोग्राफी कर रहा था अथवा पढ़ा रहा था। आजीविका, उद्योग, नौकरी। फिर कालंदी। यहाँ कालंदी हो गया है, देखिए का दीर्घ स्वर और उसके बाद ला और फिर उसमें अनुस्वार, फिर दी ह्रस्व ईश्वर है कालंदी। ये कालंदी नहीं, नदी का नाम है कालिंदी। तो ये नदी का नाम है कालिंदी। का और उसके बाद ला में ई स्वर अनुस्वार, फिर द में ई दीर्घ स्वर, कालिंदी नदी का नाम है। यमुना को कालिंदी कहते हैं। वैयाकरण। वैयाकरण गलत है, वैयाकरण। यहाँ ग्रामेरियन अंग्रेजी में जिसे ग्रामेरियन कहते हैं, अर्थात जो व्याकरण का निर्माण करता है, जिसने व्याकरण शास्त्र रचा है अथवा व्याकरण में उसने कोई विशेष अनुसंधान किया है, तो अपनी तरफ से उसमें कुछ नियम जोड़े हैं, तब तो उसको वैयाकरण कहते हैं, ग्रामेरियन कहते हैं, जो व्याकरण शास्त्र का निर्माता है।
वैयाकरण, उसे वैयाकरण कहते हैं। व्याकरण अलग शब्द है, वैयाकरण अलग शब्द है। व्याकरण ग्रामर, वैयाकरण ग्रामेरियन। इस तरह स्वर के लोप से गलती होती है, उसी तरह व्यंजन के लोप से भी गलतियां होती हैं। तो उनके संबंध में हम देखेंगे व्यंजन का लोप हो जाने पर किस तरह शब्द अशुद्ध हो जाता है और उसे हम कैसे शुद्ध करेंगे। तो एक शब्द हम देखेंगे यहाँ, अनुच्छेद। अनुच्छेद सही शब्द है। संयुक्त व्यंजन, यहाँ सही रूप में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करना चाहिए, अनुच्छेद, अनुच्छेद नहीं अनुच्छेद। गणमान्य, तो हिंदी वाले भी तो इसका उपयोग करते हैं, तो ये गलत प्रयोग है। गणमान्य नहीं, पत्रिकाओं में, अखबारों में, टीवी पर, तो अंतर्जाल पर, जहां भी देखे तो वहां गणमान्य शब्द का उपयोग हम देखते हैं, लेकिन गणमान्य गलत शब्द है। सही शब्द है गण्यमान्य। गण्यमान्य सही प्रयोग है। अगला शब्द है ज्योत्सना। ये ज्योत्सना गलत है, होना चाहिए ज्योत्सना। ज्यो में य ध्वनि है, यह व्यंजन ध्वनि है, उसके बाद त और फिर स और फिर न और अंत में आ दीर्घ स्वर। इस तरह ज्योत्सना सही रूप है, सही प्रयोग है। अगला शब्द आप देख रहे हैं प्रतिछाया। प्रतिछाया नहीं, होना चाहिए प्रतिछाया। प्रतिछाया सही शब्द है। अगला शब्द हम देख रहे हैं मत्स्येंद्र। मत्स्येंद्र नहीं, होना चाहिए मत्स्येंद्र। मत्स्य, मत्स्य का मतलब है मछली और मछलियों का राजा, मत्स्येंद्र। और से यहाँ दूसरे कॉलम में जो लिखा गया है इस तरह इसका प्रयोग होता है, मत्स्येंद्र, इस तरह से लिखना चाहिए। अगला शब्द है मिष्टान्न। मिष्टान्न होना चाहिए, लेकिन यहाँ गलती हो गई है, मिष्ठान, मिष्ठान नहीं और मिष्टान्न। अन्न, अन्न में न द्वित्व व्यंजन है, मिष्ठान्न सही प्रयोग है। अगला शब्द हम देखेंगे व्यंग। तो कभी कभी अखबारों में, समाचार पत्रों में बड़े बड़े लोग भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं, ये गलत है, होना चाहिए व्यंग्य। व्यंग नहीं, व्यंग्य सही प्रयोग है, व्यंग्य। अगला शब्द है स्वावलंबन। स्वावलंबन होना चाहिए, लेकिन यहाँ वह ध्वनि छूट गई, स्वावलंबन हो गया है, यहाँ गलत प्रयोग है। स्वावलंबन, स्वावलंबन नहीं, स्वावलंबन। स्व अवलंबन, स्वावलंबन दीर्घ संधि है, कन्नडದಲ್ಲಿ सवर्ण दीर्घ संधि ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ। स्व अवलंबन, स्वावलंबन। अगला शब्द है उपलक्ष्य। उपलक्ष्य होना चाहिए, बोलते वक्त तो हम इसे समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ गलती हुई है लिखने में, उपलक्ष्य हो गया है, लक्ष्य नहीं लक्ष्य, उपलक्ष्य। हाँ, दूसरे कॉलम में आप देखिए उपलक्ष्य, तो ये सही रूप है। फिर अगला शब्द देखेंगे छत्र छाया। यहाँ भी तो फिर से वही गलती है, छत्र छाया, वो होना चाहिए छत्र छाया। छत्र छाया, यहाँ च अल्प प्राण व्यंजन के साथ छ महाप्राण व्यंजन के मिलने से द्वित्व व्यंजन बनता है, संयुक्त अक्षर बनता है, छत्र छाया। छत्र छाया नहीं, छत्र छाया सही शब्द है। फिर अगला शब्द हम देखेंगे धातव्य। धातव्य गलत शब्द है, होना चाहिए ध्यातव्य। ध्यातव्य सही शब्द है। अगला शब्द हम देखेंगे प्रतिद्वंद्व, होना चाहिए, लेकिन यहाँ गलत है शब्द, प्रतिद्वंद हो गया है, होना चाहिए प्रतिद्वंद्व। प्रति द्व और उसके बाद अनुस्वार और फिर द्व, प्रतिद्वंद्व। प्रतिद्वंद्व सही शब्द है। अगला शब्द हम देखेंगे महात्मा। महात्मा नहीं, महात्म्य होना चाहिए। महात्मा सही शब्द है, लेकिन महात्मा गलत है, महात्म्य। जो महात्मा होते हैं, महात्माओं के उस गुण को महात्म्य कहते हैं। अगला शब्द हम देखेंगे याज्ञवल्क्य हो गया है, होना चाहिए याज्ञवल्क्य। वेदकालीन एक ऋषि का नाम है याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य। तो उसे कैसे लिखे, तो ये हम देख रहे हैं दूसरे कॉलम में जो दिया गया है वो सही है, याज्ञवल्क्य। फिर सामर्थ्य, सामर्थ्य गलत है, होना चाहिए सामर्थ्य।
तो समर्थ विशेषण है। समर्थ विशेषण का भाववाचक संज्ञा रूप है सामर्थ्य। सामर्थ्य इस तरह से लिखा जाता है, दूसरे कॉलम में जो दिया गया है सामर्थ्य। सामर्थ्य विशेषण है, सामर्थ्य भाववाचक संज्ञा। जो व्यक्ति समर्थ है और उसमें जो गुण है वो सामर्थ्य है। तो शब्द शुद्धि के अंतर्गत हम लोप, स्वर लोप, व्यंजन लोप संबंधी अशुद्धियां देख रहे थे। किस तरह स्वर अथवा व्यंजन के लोप से, गायब हो जाने से शब्द गलत हो जाता है, इस संबंध में हम देख रहे थे। अब हम अशुद्धि के चौथे कारण का विचार करेंगे। ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೀಗೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ क्रमभंग अथवा वर्ण व्यतिक्रम कहते हैं। वर्ण व्यतिक्रम अथवा क्रमभंग चौथा कारण है और जिसकी वजह से लिखते वक्त गलती होती है। इसका मतलब है वर्ण व्यतिक्रम अथवा क्रमभंग मतलब है जो क्रम में रखना चाहिए, अगर उस क्रम में हम नहीं रखेंगे, अक्रम करेंगे, तब तो गलती होगी। ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ, ಕ್ರಮಭಂಗವಾದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ। वर्ण व्यतिक्रम, वर्णों को हम क्रम में लिखने के बदले अक्रम अथवा व्यतिक्रम रूप में हम लिखेंगे तो गलती होगी। शब्द में उसके नियत स्थान की अपेक्षा किसी अन्य क्रम पर प्रयुक्त करना वर्ण व्यतिक्रम कहलाता है। ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಧ್ವನಿ ಅಥವಾ ವರ್ಣ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ। यहाँ कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे जिनमें से कुछ उदाहरण पहले ही आप देख चुके हैं, लेकिन यहाँ ध्यान पूर्वक देखिए, गमन ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ। अतिथि, तो यहाँ अ स्वर, उसके बाद थी महाप्राण व्यंजन है, उसके बाद अल्प प्राण ती है, तो ये क्रम गलत है। तो यहाँ अ के बाद अल्प प्राण ती और उसके बाद महाप्राण थी का प्रयोग होना चाहिए। क्रम ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ। ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣತ ಮೊದಲು ಬರಬೇಕು, महाप्राणता ನಂತರ ಬರಬೇಕು। अतिथि, तिथि, तिथि, तिथि जब हम लिखते हैं तो अल्प प्राण पहले था, महाप्राण बाद में होता है। अतिथि, तो यह सही प्रयोग है। तो यह वर्ण व्यतिक्रम, तो क्रम भंग का दोष है। और इसी तरह हम यहाँ देखेंगे आवाहन, तो ये अलग शब्द है। आवाहन अलग शब्द है, मंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है, तो वो अलग है। बुलाना इस अर्थ में उसका आवाहन किया जाता है, इसका प्रयोग होता है। इस दृष्टि से ये गलत नहीं है, लेकिन जहां हम आह्वान लिखते हैं, आह्वान पत्रिका, निमंत्रण पत्रिका, आह्वान लिखते समय अगर हम गलती करते हैं, उसे आवाहन लिखते हैं तो वो गलत होगा। ಹಾಗಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ ಅಂತ ಬರೆಯಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಆವಾಹನ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ। ಆವಾಹನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು, ಕರೆಯುವಂತಹದ್ದು। ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೈ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆವೇಶ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ದೇವತೆಯ ಆವೇಶ ಅಥವಾ ದೇವಿಯ ಅಥವಾ ಭೂತದ ಆವೇಶ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ಆ ಆವೇಶವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕರೆಯುವಂತದ್ದಕ್ಕೆ ಆವಾಹನ ಅಂತ ಹೆಸರು। वो आवाहन अलग है, लेकिन आह्वान निमंत्रण के अर्थ में, तो ये भी तो निमंत्रण है, लेकिन सामान्य प्रयोग में हम जो देखते हैं, अपने व्यवहार में जिसका उपयोग हम करते हैं, तो वो तो आह्वान है। आह्वान इस तरह से लिखा जाना चाहिए। फिर चिन्ह, यहाँ भी तो हम गलती करते हैं, बोलते वक्त भी तो हमसे गलती हो जाती है। ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಚಿಹ್ನೆ, ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ಚಿಹ್ನೆ ಅಲ್ಲದು ಚಿಹ್ನೆ, ಚಿಹ್ನೆ। ಹ ಮೊದಲು, ನ ನಂತರ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ನ ಮೊದಲು ಹ ನಂತರ ಆಗ್ತದೆ। ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸ್ತೇವೆ, ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ಚಿಹ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಚಿಹ್ನೆ। ह पहले, न बाद में। उसी तरह पूर्वाह्न, पूर्वाह्न में न पहले नहीं है, ह बाद में नहीं है, ह पहले न बाद में होता है। पूर्वाह्न, मध्याह्न, ह पहले न बाद में, मध्याह्न, मध्याह्न ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ। ಅಹ್ನ, मध्य अहन, मध्याह्न। उसी तरह ब्रह्मा, माँ पहले नहीं है, हा बाद में नहीं है, तो इस तरह नहीं लिखा जा जाता है, होना चाहिए ब्रह्म, हा पहले माँ बाद में, ब्रह्म, ये सही शब्द है। विह्वल, अगला शब्द हम देख रहे हैं। विह्वल में हा पहले होता है, वह बाद में होता है, लेकिन यहाँ गलत हो गया है, वह पहले आ गया है, हा बाद में आ गया है, तो ये गलत है। विह्वल
इस तरह से लिखा जाता है, हा पहले व बाद में। विह्वल, अपराह्न, अपराह्न नहीं अपराह्न, अपराह्न। आह्लाद कैसे लिखेंगे? आह्लाद हो गया है, ये आह्लाद हो गया है। आह्लाद इस तरह से लिखा जाता है, हा पहले ल बाद में। आह्लाद, प्रहलाद, आह्लाद, प्रहलाद का मतलब है संतोष, आनंद। जिह्वा, जिह्वा आगे इलिದು जिह्वा अಲ್ಲ, ಅದು जिह्वा, हा पहले व बाद में, जिह्वा। इस तरह से लिखा जाता है। जिह्वा का मतलब है जीभ, जीभ का तत्सम रूप है जिह्वा। जिह्वा, हा पहले व बाद में। प्रहलाद, तो यहाँ प्रल्हाद हो गया है, ये प्रल्हाद नहीं प्रहलाद, हा पहले ल बाद में, प्रहलाद। ये सही रूप है प्रहलाद, दूसरे स्तंभ में जो दिया गया है ये सही रूप है प्रहलाद। मध्याह्न, मध्याह्न नहीं मध्याह्न, मध्याह्न, हा पहले ना बाद में, मध्याह्न। तो इस तरह क्रम भंग अथवा वर्ण व्यतिक्रम, उलट कर लिखना, वर्ण को उलट कर लिखना वर्ण व्यतिक्रम है, क्रम भंग करके लिखना ये वर्ण व्यतिक्रम है। इसके कारण भी शब्द अशुद्ध हो जाता है। तो इस समय में अगर हम ठीक तरह से जान लेंगे तब तो गलती नहीं होगी। पांचवा कारण है अशुद्धि का वर्ण परिवर्तन। वर्ण परिवर्तन के कारण अशुद्धि होती है, गलतियां होती हैं। कई बार वर्ण प्रयुक्त करते समय असावधानी के कारण किसी वर्ण विशेष के स्थान पर किसी दूसरे वर्ण का प्रयोग हो जाता है। ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಣವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ असावधानी के कारण किसी वर्ण विशेष के स्थान पर किसी दूसरे वर्ण का अगर हम उपयोग करेंगे तब तो वह प्रयोग वर्तनी की अशुद्धि को दर्शाता है। अतः इस प्रकार के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए, हमें केयरफुल होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए ध्वनियों का अथवा स्वरों का, व्यंजनों का प्रयोग करते वक्त। वर्ण परिवर्तन के कारण गलतियां होती हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं दो कॉलम्स हैं। तो पहले कॉलम में जो दिया गया है शब्द अधिशासी, अधिशासी दिया गया है, अधिशासी हो गया है। ನಮಗೆ ಶಾ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಶಾ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಸಾ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ। अधिशासी अಲ್ಲ ಅದು अधिशासी, अधिशासी सही शब्द है क्योंकि शासी में शासन शब्द मूल शब्द है। ಶಾಸಕ, ಶಾಸನ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾ ಬರುದೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಎರಡನೇ ಶಾ ಏನಿದೆ ಇದು ಬರುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ। ಮೊದಲನೇ ಶಾ ಶ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿವೃತ ವ್ಯಂಜನ ಸ್ವರ। अधिशासी सही शब्द है, अधिशासी। शासक शब्द इसका मूल है, शासक में शा पहले सा बाद में है, यहाँ शा का उच्चारण नहीं होता, अधिशासी सही प्रयोग। फिर अगला शब्द है आंशिका, यहाँ गलत हुआ है, होना चाहिए आंशिका, यहाँ सा के बदले शा का प्रयोग हमने किया है गलती से, असावधानी से। आंशिक नहीं आंशिका, अंश, अंश का ये विशेषण रूप है, अंश संज्ञा है, आंशिक विशेषण है, आंशिक। कनिष्ठ, तो यहाँ कनिष्ठ में ठ अल्प प्राण व्यंजन है लेकिन गलत है, होना चाहिए महाप्राण व्यंजन, ठ का प्रयोग हो। कनिष्ठ, कनिष्ठ, ठ महाप्राण, कनिष्ठ। कनिष्ठ का मतलब है जो बहुत से कम अथवा बहुत से निचले का, तुम्बा ಕೆಳಗಿನ ಅಂದ್ರೆ कनिष्ठ भ्राता का मतलब है तಮ್ಮ, ज्येष्ठ भ्राता बड़ा भाई, कनिष्ठ भ्राता छोटा भाई। कनिष्ठ ठ महाप्राण है इसमें। अगला शब्द हम देखेंगे छिद्रान्वेषी, ये हो गया है छिद्रान्वेषी, सही शब्द है छिद्रान्वेषी। इस शब्द का अर्थ शायद आप जानते नहीं है। छिद्रान्वेषी का मतलब है वो व्यक्ति जो किसी विषय के गहरे में जाकर उसे समझने की कोशिश करता है, अथवा वो इंस्पेक्टर जो तो उस मामले में अथवा केस की गहराई में जाकर खोज खबर करता है, उसे छिद्रान्वेषी कहते हैं। तो कहीं हमें कोई छिद्र दिखे, छिद्र का मतलब है रंध्र दिखे, और उसके मूल में, उसके गहराई में जाने की हम कोशिश करते हैं, उसका अन्वेषण करते हैं, तो उन व्यक्तियों को छिद्रान्वेषक, छिद्रान्वेषी कहते हैं। ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಸಾಕು ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ
ಶತಾಯ ಗತಾಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ छिद्रान्वेषी ಅಂತ ಹೆಸರು। छिद्रान्वेषी अर्थात विषय के गहरे में जाकर उसे समझने की कोशिश करता है। फिर अगला शब्द है निशंग। एक गलत शब्द है निशंग। शंग श जिस वर्ण का प्रयोग किया गया है वो गलत है, होना चाहिए निशंग श, दूसरा श। निशंग सही शब्द है। निशंग का अर्थ है तर्कश। ತರ್ಕಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಉಪಕರಣ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ। तो पुराने जमाने में धनुष और बाण का उपयोग किया जाता था। हाथ में, एक हाथ में धनुष और दूसरे हाथ में बाण लिए राम लक्ष्मण वन मार्ग से जा रहे थे और उनकी पीठ पर तर्कस अथवा तर्कश थी। तो तर्कश में बाण रखे जाते। ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವಂತಹ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಉಪಕರಣ ಅಥವಾ ಸಾಧನ निशंग। निशंग कहते हैं, सही प्रयोग है निशंग। अगला शब्द हम देखेंगे पुरस्कार हो गया है। ये पुरस्कार नहीं होना चाहिए, पुरस्कार सही शब्द है। पुरस्कार उ र क र, ಇಲ್ಲಿ ಉ ಒಂದು ಸ್ವರ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ತಪ್ಪಾಗಿ। पुरस्कार सही शब्द है। यथेष्ट, यहाँ ठ महाप्राण हो गया है। कनिष्ठ में जहां ठ महाप्राण का हम प्रयोग करते हैं और शायद गलत फहमी में हो, हम उसी तरह यहाँ यथेष्ट शब्द का प्रयोग करेंगे तो गलत होगा। यथेष्ट में ठ महाप्राण नहीं है। यथेष्ट, यथेष्ट में ठ अल्प प्राण, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ। ಯಥೇಷ್ಟ ಇಷ್ಟ, ಇಷ್ಟ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಟ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ। ಹಾಗಾಗಿ ಯಥಾ ಇಷ್ಟ यथेष्ट संधि, यहाँ संधि बनती है यथा इष्ट यथेष्ट। और इसी तरह वरिष्ठ, तो यहाँ पर ट अल्प प्राण है, गलत है। ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆ ಶಬ್ದದ ಪರಿಚಯ ಇರಬೇಕು। ವರಿಷ್ಠ में ट अल्प प्राण नहीं है, वरिष्ठ। कनिष्ठ ज्येष्ठ अल्लेಲ್ಲ ठ बರ್ತದೆ। कनिष्ठ ज्येष्ठ वरिष्ठ, वरिष्ठ में ठ महाप्राण है। फिर तो श्राप, सामान्य रूप से अखबार में बहुत सारे लोग बोलते वक्त भी इस शब्द का उपयोग करते हैं, लिखावट में भी, प्रिंटिंग में भी। तो ये हम देखते हैं कि श्राप, श्राप शब्द का उपयोग किया जाता है, लेकिन ये गलत शब्द है। सही शब्द श्राप नहीं है, शाप। हम कन्नड़ वाले तो जानते हैं, हम श्राप नहीं कहते, शाप ही कहते हैं। लेकिन हिंदी वाले श्राप बोलते हैं, श्राप लिखते हैं। ಶಾಪ್ ಗಲತ್ ಶಬ್ದ है, ಶಾಪ್ ಸಹಿ ಶಬ್ದ है। ಶಾಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ। ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಶ್ರಾಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ। ಶಾಪ್ ನಹಿ ಶಾಪ್। ಸಂಗಠನ್, ಸಂಗಠನ್ ನಹಿ ಸಂಗಠನ್। ಅಗಲ ಶಬ್ದ है ಸಂಗಠನ್। ಸಂಗಠನ್ ಇದು ಕೂಡ ಮೂಲತಃ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾದ್ರೆ ಅದು ಸಂಘಟನ್, ಟ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಆಗ್ಬೇಕು। ಗ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಲತಃ ತತ್ಸಮ ಶಬ್ದ ಸಂಘಟನ್। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಸಂಘಟನೆ। ಅದ್ರದ್ದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ವರ್ಣ ವ್ಯತಿಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದು बिटिದೆ, रूढ़िಯಲ್ಲಿ ಇದೆ। संगठन का मतलब है एसोसिएशन, क्लब के अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है, एसोसिएशन के अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है, संगठन, संगठने। उसी तरह हम देख रहे हैं संतुष्ट, यहाँ भी ठ महाप्राण का प्रयोग किया गया है, तो ये गलत है। सही प्रयोग है संतुष्ट। संतुष्ट, यहाँ अल्प प्राण का प्रयोग होना चाहिए, संतुष्ट। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, समय बीता जा रहा है, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।